हेलो नमस्कार है, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से नए सेट में हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। सेट नंबर 26। आपको पता होगा कि हम लोग वर्दी सीरीज लेकर के चल रहे हैं। आपको वर्दी दिलाने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं और हमें पता है कि आप भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी वर्दी चाहिए। आपको भी वो शौक जो आपने पाला है उसको पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। तो बिहार सरकार आपको ये मौका दे रहा है। बिहार सरकार पता होगा 1799 वैकेंसीज निकाली है। 2025 में जो वैकेंसी आई है, संभवतः चांस है कि इसका दिसंबर के बाद जनवरी तक में कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी से आपके पास 3 महीने का समय है। आप इस 3 महीने में अपने आप को झोंक दीजिए और पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होगा अभी के समय में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए। और आपको ऊंची उड़ान की तरफ से पता ही होगा कि कई जगहों पर ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जिन बच्चों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है वो अगले तक पहुंचा दीजिए। और जैसे आप जानते होंगे कि एक बच्चे जुड़े तो उससे 3 बच्चे जुड़े, चेनिंग सिस्टम जो चलता है, चेन सिस्टम आप ऐसा चलाइए तो आपको भी फायदा होगा, आने वाले बच्चे को भी फायदा होगा। और अभी तो आपका इसमें कुछ जा नहीं रहा है ना कुछ आ रहा है, सॉरी जा कुछ नहीं रहा है, आ बहुत कुछ रहा है। तो क्यों ना थोड़ा सा ये मेहनत और बच्चों के लिए भी किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके लिए लेकर के आते हैं करंट, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का सेक्शन, जबकि आदित्य सर जो हैं वो आपके साथ जुड़े रहते और इकोनॉमिक्स के पोर्शन के साथ। और जो आपको पीछे सर दिख रहे होंगे वो आपके साथ पोर्शन कौन सा, तो वो आपके साथ रहते हैं साइंस और प्लस कमलेश्वर और मैथ के पोर्शन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का कंटेंट क्या है, आज का टॉपिक क्या है। बिना समय गवाए लोग शुरू करते हैं आज की कहानी को, ऊंची उड़ान वादा सफलता का। चलिए पहला ये क्वेश्चन आपको कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था, याद करिए। और अगले क्लास से आपको क्वेश्चन जो है वो पीपीटी पे मिल जाएगा ताकि आपको क्लियर दिख भी सके। और सबसे अच्छी बात कि आपको प्रॉपर रूप से उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल सके, ठीक है। तो आज भर के लिए बस माफ करिएगा, अगले से हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको एक बेहतर तरीके का ये। आइए सबसे पहला सवाल, यहाँ से हम 2 सवाल कर लेंगे आराम से। कि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति कौन। आपको कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन हमने किया था, ताकि फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए बात को। उसमें हमने पूछा था कि उपराष्ट्रपति पद से देने वाले पहले कौन। तो आज आपसे पूछा है तीसरा कौन था। हो सकता है आपको इससे भी ये भी पूछ दे कि दूसरा कौन था। तो आप ये तीनों के लिए तैयार रहिएगा। तो पहले आपको कल के क्लास में बता दिए थे वीवी गिरी, 1969 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्यों? क्योंकि 1969 में जो है जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। तो वहां पे चुनाव कराने के लिए वो जो उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने पद छोड़ के राष्ट्रपति के पद पे नामांकन करवाया था। तो वीवी गिरी तो पहले हो गए, ठीक है। दूसरा, आप भैरव सिंह शेखावत का नाम सुने होंगे, भैरव सिंह शेखावत का नाम सुने होंगे। उन्होंने भी क्या किया था, 2007 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। और तीसरा जो है जगदीप धन, याद रखिए 2025 में क्या किया है, इस्तीफा दिया है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया जगदीप धनकर, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, यानी कि दूसरा, हाल ही में मराठा साम्राज्य के कितने किलो मराठा साम्राज्य का जो था, मराठा साम्राज्य जो महाराष्ट्र उस साइड देखेंगे, साउथ इंडिया साइड में जो मराठा का पूरा क्षेत्र था, उसके कितने किलों को क्या किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कल धरोहर सूची से भी सवाल था कि भारत में कितने कुल धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो उसमें कल का आंसर पढ़े थे, याद करिए 44। यहाँ पे पूछा कितने किलो को, याद रखिएगा 12 किलो को क्या किया गया है, 12 किलो को मराठा साम्राज्य के 12 किलो को क्या किया गया, शामिल किया गया। हाल में ही लेटेस्ट में अभी भी वो मराठा साम्राज्य के ही किले को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो इसकी संख्या बढ़ के कितनी है, 12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट विद्युत मुफ्त में प्रदान करने की घोषणा की। हम सभी इससे वाकिफ हैं, आपको पता होगा कि बिहार राज्य में बिहार सरकार के द्वारा जो है हर उपभोक्ता को, घरेलू जो उपभोक्ता है, व्यवसाय के लिए नहीं, घरेलू जो उपभोक्ता उनको 125 यूनिट फ्री देने की बात की गई। उसके बाद ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन, कल आपसे पूछे थे ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है, याद करिए 2026 में। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि ब्रिक्स का 2025 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको कल ही हम इसका आंसर बताए थे, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। आप कमेंट करके बताइएगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, आप कमेंट करके बताएंगे ब्रिक्स की स्थापना। अपना प्लीज प्यारा कमेंट जरूर छोड़िएगा ताकि हमें हौसला मिल सके। व्यूज अच्छे आ रहे हैं, कमेंट डालिए ताकि हमें और काम करने में, जैसे बहुत बच्चे ने कमेंट कल किया
कि थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 1 से 2 सेशन बस और प्रॉब्लम होगा, बाकी आपको एकदम क्लियर मिलेगा और लिखावट के साथ साथ आपको क्लियरिटी के साथ आपको बोर्ड भी दिया जाएगा। तो उसका लोड आप प्लीज, ठीक है। अब प्लीज इसका एक कमेंट करिएगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई 2025 के हेनले एंड 2025 याद रखिएगा, कल भी हम आपको ये पॉइंट बताए थे, याद करिए, दिक्कत नहीं है ना, चलिए डन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि हाँ ये कल भी आपको हम दिखाए थे, सबको क्लियर है। हाँ, 2025 में हेनले एंड पार्टनर्स, याद रखिए हेनले एंड क्या बोला गया, हेनले एंड पार्टनर्स ब्रिटेन द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जारी किया गया था, याद करिए, जिसमें भारत 77वां रैंक था, याद करिए, जो कि आज से 6 महीने पहले जो जारी हुआ था उसमें भारत का 85वां रैंक था और उसमें भारत सुधार करते हुए 77वां रैंक पे आया था, याद करिए, ठीक है। तो अब सवाल पूछा कि उस अनुसार पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो शीर्ष स्थान पर कौन आपको हो जाएगा, कौन सी, यानी ये जो जारी होता है, आप ये समझिए किसी देश की पासपोर्ट जो है या किसी देश का जो जारी होता है पासपोर्ट, वो कितना ज्यादा मजबूत पासपोर्ट है, ताकि वीजा किसी देश का लेने के लिए आपको वहां पे जाके भी वीजा आपको मिल सकता है, या कई देशों में वीजा फ्री भी होता है, इसके आधार पर इसका मापन होता है। तो ऐसे सिंगापुर जो है वह नंबर 1 देश, यानी कहने का मतलब है कि सबसे अधिक शक्तिशाली वीजा पासपोर्ट बनता है वो किसका बनता है, सिंगापुर का। टोटल 193 देशों के साथ जो है इसका बेहतर तरीके से मतलब यूं समझिए कि अराइवल वीजा, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्री के तौर पे, फिर आप जापान को कर सकते हैं, फिर आप दक्षिण कोरिया कर सकते हैं, फिर आप डेनमार्क को कर सकते हैं। ये लगभग लगभग आप समझिए 190, यहाँ भी 190, यहाँ पर 189। आइए अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी, जो महिला मुख्य कार्यकारी बनी, वह सह प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सीईओ भी कहते हैं, वो किन्हें नियुक्त किया गया, तो आपसे ऑप्शन है पूजा नायर, सोनाली मिश्रा, अंजलि नायर, और आपको सोनाली मिश्र से संबंधित कल हम आपको बताए थे, याद करिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूजा नायर। हिंदी भाषा के लिए 1/12, जबकि कल आपको हम एक और बताए थे, फिर उगना, याद करिए, फिर उगना आपको बताए थे। यहाँ पर पूछ रहा है 1/12 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार को सम्मानित किया गया, बाल साहित्य, याद रखिए, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है, तो अद्वैत कटारी, नितिन कृष्णन, पार्वती तिर्की, जबकि कल वाले में आंसर क्या था, पार्वती तिर्की, और आज वाले में क्या हो जाएगा, सुशील शुक्ला, क्या हो जाएगा, सुशील शुक्ला। आपको पता होगा इसमें बाल वाले में 50,000 रुपया मिलता है, बाल हजार में साहित्य अकादमी में 50,000, और जो साहित्य अकादमी होता है उसमें आपको 1 लाख मिलता है। सुपर स्वच्छ लीग शहर, कल भी ये सवाल आया था, लेकिन उसमें क्या था, 10 लाख से अधिक आबादी वाला। यहाँ पर पूछ रहा है 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में सर्वेक्षण के अनुसार 2025 में किस शहर को विजेता घोषित किया गया। आपसे ये सवाल पूछ रहा है, जैसे कल वाला सवाल पूछे थे, याद करिए, तो कल वाले में हमने आंसर क्या दिया था, कल वाले में हमने आंसर दिया था इंदौर, याद करिए, है ना। उसी तरह से 10,000 से ज्यादा का बात किया, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, 3 से 10 लाख का, क्या पूछा, 3 से 10 लाख, यही सवाल पूछा ना आपसे। हाँ, तो आंसर क्या, नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, आंसर क्या कर देंगे, नोएडा जो है नंबर 1, फिर चंडीगढ़ दूसरे, मैसूर। द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ, कल भी आपको एक पुस्तक हमने आपको बताया था, याद करिए, आज भी एक पुस्तक है आपके लिए, वन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है, तो शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर, जसप्रीत बुमराह और स्कॉट बॉलैंड नहीं, के लेखक कौन है, शिखर धवन। चलिए उसके बाद पूछ रहा है, ग्लासगो में अपने जो देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन है, वो ग्लासगो गए थे, ग्लासगो पता होगा स्कॉटलैंड में है, नरेंद्र मोदी जो घोषित एक पंचामृत लक्ष्य में ये था कि जो हमारा आने वाला 2070 तक है, याद रखिए साल 2070 तक, ये कोप में गए थे, COP याद करिएगा, जो होता है जलवायु को लेकर के जो है पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस जो कराया जाता है, तो उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे, उस समय जो है ये घोषणा किया गया था कि ये साल कब का बात कर रहा है आपको, ये जो कोप का आपको बात कर रहा है ये ग्लासगो का बात कर रहा है, जबकि पता होगा कोप की संख्या बनी, अभी 30वां कोप होने वाला है। पूरा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जो पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस होते हैं, यानी कहने का मतलब कि
बहुत सारे देशों को मिला करके कॉन्फ्रेंस किया जाता है ताकि जलवायु के को नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कैसे रोका जा सके। तो ये दिमाग में आप बात को बैठा लीजिएगा। क्लियर है ना? हाँ चलिए ठीक है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा पंचामृत लाया गया था, ये कब? 2027 तक आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शून्य करना है। याद रखिए क्या करना है? शून्य करना है। ये लक्ष्य लिया गया था। ये किससे संबंधित हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। आपके लिए फिर एक सवाल छोड़ रहे हैं, आपके लिए फिर से एक सवाल छोड़ रहे हैं कि जो कोप का जो अभी 30वां समिट होने वाला है, कोप का जो 30वां समिट, वो कहाँ होने वाला? 30वां समिट याद रखिए, सीओपी का तीसरा समिट कहाँ हो? 30वां 30वां समिट, ये आपको कमेंट में दे, जगह के नाम के साथ, जगह के नाम के साथ आपको देना है 30वां। अच्छा ये आपको क्लियर है ना यहाँ तक सबका? चलिए ठीक। उसके बाद क्या पूछा गया? अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों या आयोगों का पक्षकार नहीं है? यानी 2025 तक किस अंतर्राष्ट्रीय जो है आयोगों का पक्षधर नहीं है? जीव जंतु वनस्पति लुप्तप्राय प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, ये तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इशूज है। विश्व विरासत सम्मेलन, ये भी कह सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपको व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन, आपको शायद विजिबिलिटी दिख रहा होगा प्रॉपर सबको ना, दिख रहा होगा ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन, और क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। इसमें भारत का कहीं कोई इसमें पक्षधर होने की जरूरत नहीं। अक्टूबर 2024 की 21 आसियान, देखिए आसियान से फिर आपको एक सवाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा इस पे बात भी करें। 2024 के अक्टूबर में 2024 में 21वीं आसियान सम्मेलन भारत शिखर वार्ता कहाँ आयोजित? यानी आसियान और भारत, भारत ना जो है आप देखेंगे तो लुकिस्ट पॉलिसी जो है भारत का, यानी ईस्ट साइड जो है, देखो एक मतलब भारत के ईस्ट साइड देशों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए 10वीं वर्षगांठ के तौर पे आप कह सकते हैं, 10 साल का एक वर्षगांठ मनाया जाने, क्योंकि मोदी का जो है जब पदार्पण हुआ था तो उसी समय जो है क्या किया गया था, लुकिस्ट पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है, तो उसके तहत क्या हो गया कि हम लोग लुकिस्ट और एक्ट ईस्ट, लुक एट मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसीज, ये दोनों शब्द को ध्यान रखिएगा। तो उसके तहत जो है हमारा जो एक्ट ईस्ट, लुकिस्ट या फिर एक्ट ईस्ट जो कहते हैं शब्द, उसके तहत हमारा ईस्ट इंडिया के साथ जो है बेहतर रिश्ता करने को लेकर के भारत आसियान के साथ सम्मेलनों में हिस्सा लिया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि भारत शिखर वार्ता कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाओस। कहाँ हुआ था? ये लाओस में। 21वां जो आसियान हुआ, आप आसियान जानते होंगे, ये एक सम्मेलन है जो कि कहा जाता है कि एसोसिएशन ऑफ जो साउथ ईस्ट एशियन है ना, उन नेशनों का जो एसोसिएशन है, इसका एक ग्रुप है जिसमें पहले 5 देश थे, और इसकी जो संख्या बढ़ करके वर्तमान में है, पता होना चाहिए, वो अभी 10 है। सवाल ये है कि आप नाम सुने होंगे बैंकॉक, आप जरूर नाम सुने होंगे, सभी के सभी जरूर सुनेंगे बैंकॉक जो थाईलैंड में है। 1967 में 1967 में थाईलैंड में जिसको बैंकॉक समझौता के नाम से भी जानते हैं, तो वो बैंकॉक समझौते के तहत जो है आसियान की स्थापना की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता है। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जकार्ता है। आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में ये आंसर होगा, आपके लिए ये एक कमेंट बॉक्स में आंसर रहना चाहिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों का कार्यकाल क्या था? एक आपका था लुक ईस्ट पॉलिसी और एक था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस दोनों में क्या डिफरेंस, इसको आपको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना है। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या डिफरेंस था, आपको ये कर लेना है। क्लियर है? डन है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएमएफ की अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जारी किया गया, उसमें आपसे पूछ रहा है, क्या यहीं तक क्वेश्चन था ना, क्या ज्यादा ऊपर? तो क्या पूछा आपसे कि आईएमएफ अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 10 ट्रिलियन अमेरिकी के, मतलब ऐसा माना जाता है, कितना ट्रिलियन ऐसा माना जाता है, तो 4.18 ट्रिलियन होने की संभावना है। नीति आयोग आप जानते होंगे, आयोग को बदल करके नीति आयोग किया 2022-23 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है, यानी कि
में, जहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, है ना, तो ये सब चीज़ों को लेकर के जो है जारी करता है रिपोर्ट। ठीक है, तो उसी से संबंधित आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पे रहा इस मामले में, इसमें वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा देश राज्य वो 2025 में रैंकिंग में शीर्ष पे रहा, तो वो शीर्ष पे कौन रहा, शीर्ष पे कौन रहा, ओडिशा जो है वह शीर्ष पे रहा। 18 राज्यों का एक सूची बनाया गया था, जिसमें सबसे, उसमें 4 कैटेगरी किया गया था, उसमें सबसे ऊपर जो था वह ओडिशा रहा। अगर इसमें हम आपको क्या कहेंगे कि पॉइंट दिया जाता है, याद रखिएगा इसमें पॉइंट दिया जाता है, मतलब हर राज्यों को पॉइंट मिलता है कि किस किस जिस जिस आधार पर उसको मापा गया है उसके आधार पर उसको पॉइंट दिया जाता है, तो पॉइंट के आधार पर ही इसको जारी किया जाता है। इसका अगर पॉइंट करेंगे तो 7.8 के आसपास पॉइंट होते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक, यानी ये गरीबी सूचकांक जो है जारी करने का है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निवारण का आयाम नहीं, जीवन स्तर, देखिए जीवन स्तर जो है ना वह आपको कम से कम जीवन को जीने लायक पहले बनाना होगा, तो उस स्तर में उसी आधार पे गरीबी का हम लोग क्या करते हैं, मापन कर ले। ठीक है, तो पानी पीना, बिल्कुल पीने का पानी जब तक नहीं होगा तो आपको सोचिए, कहने का मतलब है कि आप गरीब, पूर्णतः गरीब है। स्वच्छता, वही इसी से कनेक्टेड ये भी हो, पकाने के ईंधन आपके पास नहीं। स्कूली शिक्षा वर्ष से हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई खास इसका संबंध होगा, क्योंकि पहले गरीबी से निकले, पहले हम जीवन जीने लायक बने, तब तो शिक्षा की ओर बढ़ सकेंगे। ये जो है आयाम नहीं। ऐसे आप इसको जानते भी होंगे, इसको हम लोग नॉर्मली, आप एक शब्द सुनते होंगे, हम लोग HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसी के आधार पर ये भी होता है। ठीक है, उसमें होता है कि ह्यूमन इंडेक्स में क्या क्या आता है, यहाँ पर पूछा गरीबी सूचक। फिर उसके बाद आया 2025 में किए गए बफ बिल संशोधन विधेयक का मुख्य जो फोकस था, वो आपको क्या पूछ रहा है कि मुख्य फोकस क्या था, यही आपसे सवाल पूछा है ना, यही पूछा है आपसे। ठीक है, हाँ, तो क्या नाम है कि ये सवाल पूछा, बफ संपत्तियों का निजीकरण, बफ संपत्तियों का पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना, ये बफ बिल लाया गया 2025 में। अभी जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसने बफ बिल लाया। वक्फ बोर्ड को खत्म करना, नहीं ऐसा नहीं था, धार्मिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण ये भी नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा इसको समझिए, अब वक्फ जानते होंगे मुस्लिम समुदायों में एक जो ऐसे स्थान जो जो कहीं ना कहीं एक पुराना जो है किसी व्यक्तियों का, राजाओं का, महाराजाओं का, या फिर जो सामुदायिक रूप से कोई जगह खाली है जो उसका कंट्रोल करेगा, उसके नियंत्रण में उसके पूरी रक्षा करेगी, इसके लिए बहुत पहले ही जब भारत में प्रधानमंत्री ये क्या नाम है उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तभी का ये बात कर रहा है, तभी क्या किया गया था, बफ बिल बनाया गया था। तो बफ जो मतलब बफ जो है मतलब बोर्ड जो है 1954 में इसको बना दिया गया। और ये क्या करता है कि जो वक्फ संपत्ति है उसकी पारदर्शिता लाती है, कितनी उसके पास संपत्ति है उसकी पारदर्शिता लाने के लिए और उसके बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए को लाया गया। फिर पूछ रहा है 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल सीमावर्ती गांव के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी? मतलब ये कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो सीमावर्ती गांव, मतलब जो सारे एक गांव है उसके बगल के गांव के विकास करने को लेकर के बगल के गांव, तो ये जीवंत गांव कार्यक्रम है, इसके तहत जो है ये अप्रैल में इस कार्यक्रम को मंजूरी दी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कमेंट ये करना है कि क्या नाम है, ये जो कार्यक्रम है ये किस मंत्रिमंडल के अंदर, ये जो कार्यक्रम है ये किस मंत्रिमंडल के अंतर्गत आता है, ये आपको समझ। फिर उसके बाद पूछा गया कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कल भी ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, याद करिए कहाँ पे, उत्तराखंड, याद कर लीजिए सभी को, हमने कल भी ये बताया था, ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर है सबका, चलिए। और हाँ, एक और इसका जो थीम था वो क्या था, संकल्प से शिखर तक, इसका जो थीम था वो क्या था, संकल्प से शिखर तक। और आपको पता होगा कि भी कई बार सवाल पूछा, हाल ही में चर्चा में रहा नारंगी अर्थव्यवस्था, बहुत ज्यादा अभी ये फेमस शब्द रहा। नारंगी अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से किसका संबंध है, तो संतरा का खेती नहीं, रेशम उद्योग नहीं, सृजनात्मक अर्थव्यवस्था, जैसे आज सॉफ्टवेयर वगैरह देखते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सृजन कर सके, जहाँ से हम रोजगार को और ज़्यादा क्रिएट कर सके। ठीक है,
तो यानी आज के समय में जो कई तरह के उद्योगों को देखते हैं प्रचलन में आए हुए, वो सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाता है। इसलिए नारंगी अर्थव्यवस्था सृजनात्मक अर्थव्यवस्था। तो 20 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, आप जानते होंगे यूएनडीपी के बारे में, जो द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। आपको पता होगा ये एसडीआई रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी जारी करता है, और ये 1990 से हर वर्ष जारी करता है। याद रखिएगा 1990 से ये जारी कर रहा है। तो भारत का रैंक पूछ रहा है कौन सा है, तो 129वां रैंक। भारत का क्या रैंक था? 129। भारत की स्थिति कह सकते हैं कि 193 देशों में बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर 131वां स्थिति है, इसका मतलब है कहीं हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य प्लस क्या है कि आय के स्तरों में कहीं भिन्नता देखने को मिली। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश? ये आपका ऊपर करंट का पोर्शन खत्म हुआ। अब हम लोग 20 क्वेश्चन करंट से बाहर निकल के ज्योग्राफी और पॉलिटी का बात करेंगे। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सीमा रहित जो जिसका बॉर्डर टच नहीं कर, ये सवाल आपसे पूछ। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और जापान हो जाए। याद रखिए जापान भले किसी डायरेक्ट देशों से सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन एक बात दिमाग बैठा लीजिए कि जापान एक ऐसा देश है जो आसपास के बॉर्डर लाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कई देशों के साथ जो है वह जुड़ा हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। तो 14 देशों के साथ ये, लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक सीमावर्ती देशों के साथ कनेक्टेड तो रूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जापान समझ। सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश को सर्वाधिक ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। लगभग कहा जाता है, अक्षांश आप जानते होंगे ना, ये जो अर्थ है इसकी तरह से समानांतर रेखा खींची तो आप अक्षांश कहते हैं। तो लगभग लगभग कहा जाता है कि 2500 से लेकर के अप्रोक्स में 4000 जो है, 2500 से लेकर के 4000 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर से दक्षिण का रूस का। और का बात करेंगे, मतलब ऊंचाई का बात, चौड़ाई का बात कर ले तो ऊपर से ऐसे कर, और इधर ऐसे बात करेंगे तो लगभग 9000 किलोमीटर आसपास में, डबल है। सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक द्वीप है? अगर द्वीप का बात करें सबसे अधिक द्वीप तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव्स और क्यूबा। सबसे अधिक द्वीप का बात करेंगे, इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर कर लें। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप समूह, यानी द्वीपों का सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं कि समूह आपको कहाँ इंडोनेशिया में देखने मिलता है, ये याद रखिए। कई बार आपसे इसमें लेकर के कंफ्यूजन रहता है, कई बच्चों का इसमें कंफ्यूजन होता है कि द्वीप समूह तो स्वीडन में भी बहुत ज्यादा है। स्वीडन में कहा जाता है कि लगभग लगभग 2,67,000 के आसपास में, और 18,000 के समथिंग में जो है मतलब सॉरी 26,000 के आसपास में वहां पर हो जाता है, 26,700 के आसपास में, और यहाँ 18,000 के आसपास। तो नंबर 1 पे कौन? इंडोनेशिया रख लेना अगर ऑप्शन के हिसाब से चले। ऐसे ऐसे अगर द्वीप का बात करेगा तो स्वीडन है, द्वीप समूह में आएंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन में? केसर उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश जो है वो आपको ईरान है। याद रखिए ईरान सबसे अधिक केसर का क्या करता है? उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पर भारत। भारत जो है केसर के उत्पादन में दूसरे स्थान, क्योंकि लगभग लगभग 7% ऐसा कहा जाता है केसर उत्पादन भारत करता है। वहीं पर अगर बात करेंगे तो ईरान अकेले, ईरान का बात करेंगे तो 88 से 90% ईरान उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? यूरेनियम के उत्पादन में सबसे कम देश कजाकिस्तान। यूरेनियम के उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश है कजाकिस्तान, 44% 40% के आसपास वह उत्पादन करता है। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन? सबके यहाँ चलिए क्या पूछा? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन है? अन्नामलाई पहाड़ी कन्याकुमारी सटा हुआ नहीं। नीलगिरी, ये सब ऊपर है, ये सब जो साउथ इंडिया जब आप जाएंगे ना तो इसके ऊपर ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है। नीलगिरी भी ऊपर का बात कर दिया, सेवरवाई भी ऊपर। कार्डेमम पहाड़ी जो है वो एकदम कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और वहां पर कार्डेमम पहाड़ी जो है, बिंदु नहीं मतलब दक्षिणतम भाग है मुख्य भाग का। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी की कौन, हाँ ये सवाल देखिए गौर करिए, गंगा नदी घाटी के भाग में कौन सी उपनदी है? उपनदी मतलब यहाँ पर यूं समझिए जो डायरेक्ट नदी, जैसे सपोज करिए गंगा नदी, ठीक है, इसमें नदी आके मिली, ये तो उसकी सहायक नदी हो, लेकिन इस नदी की पानी इसमें आए और इसका पानी इसमें, का बात कर तो उपनदी। मतलब ये सपोज करिए गंगा है, ठीक है, तो गंगा की एक और नदी आके इसमें मिली, अब इसमें कौन आके नदी,
तो उपनदी के तौर पे जानते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी कोयल जो है ये नदी आपको आकर के मिल सोन में, और सोन आकर के, ये याद रखिएगा, आके मिल जाती है। और सोन सीधा सीधा पता होगा गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं, चाय बागान कहाँ नहीं हो, आनंद देव है, आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी साउथ का तमिलनाडु का है, दार्जिलिंग पर है पश्चिम बंगाल का, और गिरनार जो है गुजरात में है। तो पता होगा कि गुजरात में कहाँ से, सभी जानते होंगे क्या गुजरात में संभव है ये कहेंगे। किस भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़, मतलब सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आप जानते होंगे इसको लेकर रिपोर्ट भी आया था कि सबसे अधिक वन वो मध्य प्रदेश। फिर सवाल आपसे पूछा, निम्नलिखित में से क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई, प्रवाल भित्ति, कच्छ की खाड़ी, उसके बाद कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप में तो पूरा का पूरा आपको पता ही होगा कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। क्या क्लियर है ना सबका, यहाँ तक में क्लियर है। हाँ, फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी साउथ में है, चूंकि इससे सटा हुआ है तो प्रवाल भित्ति यहाँ भी हो ही जाएगा। कच्छ की खाड़ी जो है थोड़ा सा ये जो है प्रवाल भाती से सटा हुआ माना जा सकता है, लेकिन कैम्बे की जो खाड़ी है ये जो है ये भी गुजरात का ही, यहाँ पे जो है खंभात की खाड़ी जिसे ये जो है पूरा गाद मिट्टी सब चीजों से बना हुआ ये खाड़ी है, तो ये आपको कह सकते हैं प्रवाल भित्ति नहीं। अगले क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक धार्मिक रूप से, याद रखिए धार्मिक रूप से सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज किया जाने वाला, हाँ यही आपसे पूछ रहे हैं, धार्मिक आधार पे साक्षरता दर, है ना, यही क्लियर है ना सब। चले चलिए, हाँ तो कहाँ पे साक्षरता दर बनाती है, क्या पूछ, ईसाई, हिंदू, सिख और जैन, तो क्या सबसे अधिक हो जाएगा जैन, अप्रोक्स में 84% के आसपास जैन है, और सबसे कम जो है वो मुस्लिम वर्ग सबसे कम है, उसके ऊपर फिर हिंदू 68% के आसपास जो है, 68% के आसपास वो मुस्लिम। निम्नलिखित में किसका अनुच्छेद, ये भी आपका ज्योग्राफी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं किधर साइड, अब हम लोग आ जाते हैं आपको लेके पॉलिटी में, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत गठन का राज्य सरकार, 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहता है कि राज्य से राज्य अनुच्छेद जो है पंचायत राज, तो पंचायत राज्य का जो संबंध है 33 नहीं, या 33 तो बात करता है कि जो सेना होंगे देश के मौलिक अधिकार जो है वह सीमित रहेंगे, 40 जो है हाँ पंचायत गठन का ये बात करता है, 48 चलेंगे तो ये वन्य जीव का मतलब क्या, पेड़ पौधे वन सबों का मतलब पर्यावरण से संबंधित बात करता है, और 50 तो आपने पढ़ा भी होगा, 50 51 51 जो पढ़े होंगे आप, तो जिसमें हमारे विदेश नीति से संबंधित बात की गई। वहीं पर अगर हम 50 बात करेंगे तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण का बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा न्यायपालिका होगा कार्यपालिका से क्या होगा, अलग होगा, तो ये निम्नलिखित में किस वर्ष सकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन संस्तुति अधिकार दिया गया, जो अपना प्रतिवेदन जमा किया, देखिए बनने का बात होता तो 83-84 के आसपास में, 83 में बन गया, रिपोर्ट 87 के आसपास में दिया था, 88 के आसपास में, तो 88 में एक्चुअली में रिपोर्ट दिया था, लेकिन 87 मान के चल सकते हैं, इसका आंसर आप डी लगा सकते हैं, 33 क्लियर है सबका, 33 तक चले। आइए नेक्स्ट, ये तो पता होगा कि ये लाया गया था केंद्र राज्य से संबंधित बातों का किया गया था। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग, तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो किस वर्ष में हुआ, तो ये 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है बनने को लेकर के आयोग बन गया था 1953 में ही, जब आंध्र प्रदेश का एक नया राज्य बना था तभी, लेकिन फजल अली आयोग भी से कहते हैं, फजल अली, हाँ क्या कहते हैं इसको, फजल अली आयोग भी कहते हैं, या राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसके आधार पर राज्यों का फिर से पुनर्गठन हुआ, और टोटल उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, बाद में फिर इसे बढ़ा करके आपको पता होगा कि वर्तमान में 28 राज्य और 6 केंद्र 8 केंद्र। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में, आप जानते होंगे कि उस वर्ष जिस वर्ष झारखंड अस्तित्व में, उस वर्ष 3 राज्य अस्तित्व, आप सभी के लिए ये सवाल रहेगा, 3 राज्य आए, उसमें से एक राज्य कौन सा, 2000 में 15 नवंबर 2000 को कौन, झारखंड आया। उसी साल आपको डेट खाली बताना, उसी साल मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड जो है वह किस दिन बना, उत्तराखंड जो है वह किस दिन बना, ये बताएंगे उत्तराखंड किस दिन,
ठीक है, ये 15 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, आपको 2 और 9, 2 नवंबर और 9 आपको 2 नवंबर और 9 नवंबर में ऑप्शन बताना है कि उत्तराखंड किस दिन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का, एक मिनट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग है ना, सवाल नंबर 36 की तरफ, कहाँ पे 30 क्लियर है ना, दिख रहा है, कट नहीं रहा है ना इसमें, तो ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर दें, अब दिख रहा है, चलिए ठीक, थोड़ा सा हो जाता है कि सबसे तो, हाँ चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का, तो वित्त आयोग के गठन का बात किसमें किया गया, ये अनुच्छेद 280 में किया गया। बाकी सब भी जो है वो वित्त को लेकर के ही है, जिसमें कर को लेकर के है, जीएसटी सब चीजों। भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया, भारत में महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑब्वियसली भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 76 आप पढ़े होंगे, 1 के अनुसार जो है, ऐसे 76 पढ़ लीजिए, के अनुसार जो है महान्यायवादी की। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत को बनाने की सिफारिश की, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश ये आपका अशोक मेहता कमेटी, याद रखिएगा, क्योंकि न्याय ये सब भी जो है पंचायती राज संबंधित ये सब है, बस सहकारिया है, राज्य और केंद्र से संबंधित बात करता है, जिसमें आप फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नाम है पंचायती न्याय पंचायत राज्य का बात किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशोक। आई होप क्लियर है सबका, क्लियर यहाँ तक, चलिए ठीक है। 19 अगर बात करेगा तो 1977 कर लीजिएगा, फिर इसके बाद पर कर लेते तो है बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता, मतलब स्थानीय स्वशासन में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन, मतलब स्थानीय पहले जानते होंगे ना, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट आप जानते होंगे, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत और शहर में जो है म्यूनसिपैलिटीज होते हैं, क्लियर है ना सबका यहाँ तक, तो क्या उसमें से पूछ रहा है कि नहीं, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, आप तो गांव में पता होगा कि आपको प्राथमिक उपचार के लिए जो है वो लगाया जाता है, स्वच्छता तो ख्याल रखने गाँव गाँव तक प्रोग्राम चल रहा है, जन उपयोगी सेवा भी चलाया जा सकता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये नहीं आप उसमें रखेंगे, इसको आप यहाँ से हटा लेंगे, ये आंसर डी होगा इसका आंसर। और आज का मेरा अंतिम सवाल, बाकी फिर आपके साथ अभी आदित्य सर जुड़ जाएंगे। पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में, आपको पता ही होगा, ये राज्य सूची पर राज्य बनाता है, संघ सूची पे केंद्र सरकार बनाता है, और तबवर्ती सूची पर जो है वह कौन, तो वो दोनों मिलकर। सवाल आपका फिर जाते जाते छोड़, समवर्ती सूची में कुल कितने टोटल विषय, समवर्ती सूची में कितने विषय, आपको आंसर देना है। आई होप यहाँ तक में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ के बाद क्वेश्चन साथ जुड़ेंगे। आदित्य सर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग थोड़ा और क्वालिटी को इनहेंस करेंगे, आप बस निश्चित रहिए, हम आपके साथ जुड़े हैं, बस आप कमर कस के लगे। मिलते हैं, बाय बाय, ख्याल रखिए। अर्थव्यवस्था से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं कि सवाल क्या है कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल है। बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी से भी पूछा गया कि आप किधर जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच में। अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ निजी क्षेत्र भी होंगे और सरकारें भी होंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, इस कारण से इसका राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी भी हो और सरकार भी मिलकर के काम करेंगे उसे कहते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, प्रवासी द्वारा अनुमूलक स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्ताक्षर या क्या होते हैं, तो विप्रेषक होते हैं, विप्रेषक होते हैं, विप्रेषक होते हैं। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, ऐसे लोग जो कभी कुछ वर्ष आया कि बढ़िया पैसा कमा लिए, फिर कुछ समय आया जो कि पैसा वैसा नहीं कमा रहे हैं, उनको किस रूप में वर्गीकृत किया गया, कदाचित गरीब, विलोदन गरीब, या स्थायी गरीब, या समान गरीब, तो विलोदन गरीब का इसका राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, चलो 44 नंबर में बड़ा इजी सवाल है, हार्ड नहीं होगा, हो गए तो बहुत मजा आया होगा, सॉरी आ रहे हैं 40
एक उत्पादन की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि का कारण क्या बनती है? स्टॉक अनियोजित संचय, स्टॉक या नियोजित संचय, स्टॉक अनियोजित संचय या स्टॉक या अनियोजित, ये ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉक और अनियोजित संचय। स्टॉक और अनियोजित संचय जो है वो माना जाता है क्या कि तुम्हारा अर्थव्यवस्था में अपेक्षित वृद्धि का कारण बनती है। निम्नलिखित गतिविधियों में किसको अर्थव्यवस्था में द्वितीयक श्रेणी के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कौन सा है? नूनी परामर्श या फार्म उपकरण निर्माण को जो है उसको वर्गीकृत करके द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर दे करके आ गए हम लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अभी बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? क्या है? संसाधन आवंटन, वाणिज्य, व्यापार एक ही बाजार की प्रणाली होगी, उसे माना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस कारण से इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पे संसाधन का आवंटन हो, वाणिज्य हो और साथ ही साथ व्यापार का एक ही बाजार प्रणाली हो, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो 44 नंबर के 47 नंबर तरफ आते हैं। 40 कहाँ तक हो गया था हमारा? 46 तक हो गया था। 47 नंबर पे आते हैं। 47 है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक अर्थव्यवस्था को पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के द्वारा स्वामित्व होता है? माल और सेवाओं उत्पादन, बाजार, आपूर्ति की मांग पर निर्भर। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, राज्य या साम्यवादी? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां तुम्हें देखने को मिलती है कि जहां व्यापारी ही सब कुछ है और वो माल सेवाओं की आपूर्ति मांग के ऊपर निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? कृषि प्राथमिक होगा, याद रखना, कृषि जो होगा हमेशा प्राथमिक होगा। तृतीयक में क्या आता है? तृतीयक में आता है व्यापार। कि प्राथमिक हो गया, औद्योगिक हो गया दूसरा, तो व्यापार हो गया तुम्हारा। तो तृतीयक में व्यापार आते हुए नजर आते हैं। 49 और 50 नंबर देख लेते हैं। 49 और 50। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कहाँ गई? एक औद्योगिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अर्थव्यवस्था के रूप में जिसका 50% से अधिक उत्पादन मूल्य डैश के क्षेत्र से आता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से हमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है? वो है हमारा द्वितीयक। ठीक है, औद्योगिकरण भारत में थोड़ा सा लेट आया, लेकिन आया तो अच्छे से आया और ठीक ठाक हम लोग कमा रहे हैं। औद्योगिक नीति 1956 का याद होगा, तो द्वितीयक इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थव्यवस्था की किस शाखा का दूसरा नाम है? ये हमें देखने को मिलता है समृद्ध अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, समृद्ध अर्थव्यवस्था। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, आते हैं अब हम लोग हिस्ट्री के ऊपर। बहुत ही कम सवाल था इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल और टेरिकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेरिकोटा मतलब समझ लो मिट्टी का बना हुआ हल हमें किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा नहीं होगा, याद रखना, राजस्थान का क्षेत्र है। लोथल गुजरात है। बनावली होगा, हरियाणा का क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, जीत जाएगा बनावली, इसका राइट आंसर होगा। कि हड़प्पा के हमें बनावली से देखने को मिलता है कि हल का टेरिकोटा प्राप्त होता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? वो छेदी वंश से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये जो संबंध है वो छेदी वंश है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध छेदी वंश, ध्यान रखना। चीनी यात्री जो हैं वो किस सुयोंग भारत कब आए हैं? कौन से ईस्वी में हमें ये देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर आते हैं? तो ये 1515 से 1520 के ईस्वी के अंतर्गत हमें देखने को। आ जाओ, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा गया है? ऐसी भूमि जिसको कभी जोता ना गया हो, जिसमें कभी खेती ना की गई, उसे अप्रहत भूमि कहा जाता है। ये लाइन कहाँ लिखी गई है? बिना जोती हुई, जंगली भूमि नहीं भाई, भूमि सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि। तो समझ रहे हो कि ऐसा भूमि जिसको कभी भी जोता ना गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तुम्हारा अप्रहत भूमि। तो बिना जोती हुई भूमि ही राइट आंसर होगा, ए नंबर। अनंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से कहाँ पर है? बिहार में हमें औदंतपुरी देखने को मिलता है शिक्षा केंद्र। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। दीवाने अर्ज
जो रक्षा संबंधी विभाग है जिसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई है। याद रखना दीवाने अर्ज जो है उसकी शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया है और दिल्ली सल्तनत बलबन के द्वारा, और ये रक्षा विभाग का केंद्र है। रक्षा विभाग इसका राइट आंसर होगा। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन हैं? बहमनी राज्य के संस्थापक कौन हैं? अलाउद्दीन हसन या फिरोज शाह, महमूद गुवा या तुम्हारे, तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन हसन जो हैं वो बहमनी राज्य के संस्थापक हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक कब आया था? 15वीं शताब्दी में आया हुआ है वो देवराय द्वितीय के समय काल में, ध्यान रखना। तो 15वीं शताब्दी देवराय द्वितीय, सी नंबर इसका राइट होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल साम्राज्य में किस वंश में आए हैं? ऐसा ही सवाल तुम्हें पिछले टेस्ट में भी देखने को मिला था, जहां हम लोग बात किए थे कि मूर्ति कला या फिर चित्रकारी की जो बात है वो अकबर के समय काल में शुरू हुई है, और ये दो जो हैं वो भी अकबर के ही काल से संबंधित हैं। राइट आंसर अकबर होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हैं? तो उसमें याद रखना कि इसके जो संस्थापक हैं वो नान्यदेव हैं या नरसिम्हदेव हैं। क्या है तुम्हारे आंसर? तो इसका आंसर है नान्यदेव। ए नंबर इसका राइट आंसर है, नान्यदेव इनके राइट आंसर। बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? सबसे पहली बार जो बिहार में जीत हासिल किए हैं वो बख्तियार खिलजी जो मुस्लिम विजेता हैं, बख्तियार खिलजी, राइट आंसर। 62 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 62 नंबर आ जाओ। 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के राजवंश का शासक कौन था? वहाँ पे जो शासक था वो बॉरबॉन या बुर्बो करके ही वहाँ के राजवंश थे, जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। तो यंग यूरोप की स्थापना किनके द्वारा की गई? यंग यूरोप की स्थापना जो है वो किनके द्वारा किया गया है? वो किया गया है मैनेजनी के द्वारा। ये नंबर होगा, पिछले था। इस कारण से बोला जाता है टेस्ट को हमेशा ध्यान से देते जाओ ताकि एग्जाम में नंबर अच्छा है। इसको भूल जाओ, आ जाओ 64 नंबर की तरफ। मध्यकाल में चर्च कृषियों का उत्पादन 10वां भाग जो ले लेते थे, ये 9th की क्लास से सवाल है। देखो अगर 9th क्लास का भी अगर तुम पढ़ लिए होगे एनसीईआरटी तो तुमको समझ में आ जाएगा कि 3 वर्ग बता हुआ था। एक पादरी वर्ग था, एक सामंत वर्ग था और एक तुम्हारा किसान वर्ग था। और किसान वर्ग से चर्च जो है वो कर लिया करता था 1/10 तुम्हारे उपज का। उसे क्या कहते थे? उसको तीर्थ कह के पुकारा जाता था। जजिया तो गैर मुसलमानों पर कर लिया जाता था। तो तीर्थ इसका राइट आंसर होगा। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, तीर्थ इसका राइट आंसर होगा। बंगाल में सबसे अधिक आबादी का जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? किस क्षेत्र की है? तो संथाल इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। बी नंबर राइट आंसर। राष्ट्रीय खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये राजगीर में स्थित है, बिहार राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय। ठीक है। बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किस वर्ष में किया गया था? बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण जो है वो 2006 से लेकर 2007 में कराया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार। ठीक है, तो 6 से लेकर के 7 के बीच में हुआ है। आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टीचर तुमको कराएंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आंसर वगैरह मिला लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऊंची उड़ान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के सेट नंबर 26 के मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका क्या, तो उत्सर्जक डायोड, यानी कहने का मतलब यहाँ पे होता है आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है ये आपके एलईडी को दिखाता है। एलईडी यानी कि आपका जो एलईडी बल्ब है वो एलईडी बल्ब के बारे में बता रहा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा उपयुक्त नहीं है उसको हमें यहाँ पे चुनना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है गैलियम फॉस्फाइड, सेकंड है इंडियन गैलियम नाइट्राइट, थर्ड है आपका जर्मेनियम और फोर्थ है आपका गैलियम आर्सेनाइड। तो अगर हम बात करेंगे तो इस डायोड को बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे जर्मेनियम जो है वो डायोड्स को बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे ये एलईडी को बनाने के लिए, तो एलईडी को बनाने के लिए आपका गैलियम नाइट्रेट होता है, गैलियम आर्सेनाइड्स होता है। अगर हम बात करेंगे इंडियन गैलियम नाइट्रेट होता है। ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पे। ये आपका डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। फर्स्ट है ऑप्शन तापीय, सेकंड है आपका प्रवणता, थर्ड है आपका गुणवत्तीय और फोर्थ है आपका रासायनिक। तो अगर हम बात करेंगे एफिल टावर का गर्मियों में अधिक लंबा हो जाना, तो ये कारण होता है किसका, तो ये होता है तापीय कारण। यानी कि अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है ये क्या होता है, एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड होने से क्या होती है, वो अपने साइज थोड़ा सा क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये अपने साइज में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, परमाणुओं तथा अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव यानी कि डायपोल की बात हो रही है। द्विध्रुव बोले तो डायपोल, आघूर्णन बोले तो टॉर्क क्यों नहीं होता है। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए द्विध्रुव यानी कहने का मतलब है दो पोल होगा आपका, दो पोल की बात करेंगे, यानी कि एक होगा आपका नॉर्थ पोल और एक होगा आपका साउथ पोल, या फिर हो सकता है एक होगा आपका प्लस क्यू चार्ज और एक होगा माइनस चार्ज। यानी इसके बीच में अगर हम बात करेंगे जो स्मॉल डिस्टेंस होगा उससे आपका एक ध्रुव बनेगा, द्विध्रुव बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत होगा ये आपको चुनना है। कौन सा आघूर्ण के मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होगा, इस चीज को हमें बताना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभद्र विलुप्त हो जाता है, ये आपका ऑप्शन। सेकंड है आपका क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभर प्रकीर्णन हो जाता है। थर्ड है आपका क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र असमानित रूप से विस्तृत हो जाता है। और फोर्थ है आपका क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है अभ्र समानित रूप से विस्तृत हो जाता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो अगर द्विध्रुव कहो तो द्विध्रुव जब होगा जब आपका असमान पोल होगा, और समान पोल जो है कभी भी द्विध्रुव नहीं हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, असमान पोल, और यहाँ पे क्या है आपका समानित रूप से। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आघूर्ण क्यों नहीं होगा, नहीं होगा क्यों, क्योंकि आपका ये समानित रूप से क्या होगा, विस्तृत होगा। अगर असमानित रूप से विस्तृत होगा तब तो होगा आपका, और समानित रूप से विस्तृत होगा तो आपका नहीं होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा 72 का आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 73 है डैश स्थिति का परिवर्तन है। स्थिति का परिवर्तन, देखिए यहां पे बात हो रही है स्थिति के परिवर्तन के बारे में, यानी चेंज इन पोजीशन की बात हो रही है। तो पोजीशन के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोजीशन के चेंज को हम लोग बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को लेकर के। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है, यानी कि विषम लयबद्ध और एक होता है आपका सम लयबद्ध। ठीक है ना, तो विषम लयबद्ध की बात करेंगे तो अगर कोई बॉटल अगर ओपन है तो उस केस में आपका सम लयबद्ध होगा, और अगर मान के चलते हैं वो क्लोज है तो क्लोज होगा तो वो आपका क्या होगा, विषम लयबद्ध होगा। तो यहाँ पे हमें बंद वायु स्तंभ को यहाँ पे ढूंढना है। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन है एक बंद पाइप में एक वायु स्तंभ, दो छोरों पर स्थिर एक कंपन रॉड। थर्ड है ऑप्शन एक खुले पाइप में एक वायु स्तंभ, और जो है फोर्थ है दो छोरों पर स्थिर एक कंपन स्ट्रिंग। तो अगर हम बात करेंगे ये विषम लयबद्ध के बारे में, तो विषम लयबद्ध जो है आपका बंद पाइप ही क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही इसका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या आपका, देखिए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय पे भूमि पर पहुंचती है। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 को लेकर के, तो क्वेश्चन नंबर 75 ये कहता है कि समान त्वरण से जमीन पर गिरना, ये नियम सबसे पहले किसने बताए थे। तो अगर हम बात करेंगे समान त्वरण से जमीन पे गिरना, ये जो है इस लॉ को जो देने वाले थे, इसके बारे में जो बताने वाले थे वो थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। लेकिन अगर हम बात करेंगे सबसे पहले इसको किसने बताया था, तो सबसे जो पहले बताए थे वो बताए थे हमारे गैलीलियो गैलीली ने। अगर हम बात करेंगे मोशन यानी गति के सबसे पहले जो नियम देने वाले थे वो थे हमारे एरिस्टोटल। उसके बाद जो आए थे कुछ टाइम बाद गैलीलियो, और जो लास्ट में आए थे वो थे हमारे न्यूटन। और न्यूटन जो है गति के तीनों नियम को, और साथ में अगर हम बात करेंगे ग्रेविटी जो फोर्थ न्यूटन लॉ के नाम से जाना जाता है, उसने दिए थे कौन, न्यूटन। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रथम बार सबसे पहले किसने बताया था, तो सबसे पहले बताए थे गैलीलियो। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समय अवधि से विभाजित करने पे, यानी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है आपका, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, समय अवधि यानी होता है आपका टाइम, यानी कि अगर हम तरंग दैर्ध्य को लैम्डा को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, तो अगर हम लैम्डा को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये वेलोसिटी होता है, वेग होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा है आपका, पहला है आयाम, दूसरा है कलांतर, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है आपका तरंग वेग। तो अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। आप दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ, देखिए यहाँ पे है वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करेंगे, ये टाइम, ये वेलोसिटी, इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, यानी बोले तो त्वरण देता है। क्या होता है आपका ये, त्वरण। तो त्वरण किस ऑप्शन में है, देखिए जरा सा, हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गति, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है वेग और चौथा है त्वरण। तो आपको याद रखना है कि वेग समय ग्राफ जो है वो क्या देता है, त्वरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, देखिए, यदि एक परमाणु के केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट बॉल से की जाए, यानी कि परमाणु के केंद्र की आकार की तुलना एक क्रिकेट बॉल से की जाए, तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे परमाणु के केंद्रक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का, तो ये होता है कितना, तो ये होता है आपका 5 टाइम्स मोर होता है, यानी कि 5 गुना ज्यादा होता है। किससे, तो इसके केंद्रक से परमाणु की त्रिज्या। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोमीटर यानी कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगी, किसकी, तो केंद्रक की, परमाणु के केंद्रक की आकार की तुलना एक क्रिकेट बॉल से की गई है, यानी एक क्रिकेट बॉल है केंद्रक, तो आपको बताना है परमाणु जो है वो कितने किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी उसका वो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 टाइम्स की बात करेंगे तो यानी कहने का मतलब है 5 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार में बनाए जा सकते हैं, यानी पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे धातु का वह गुण जिससे पतले तार में बनाए जा सकते हैं, यानी कहने का मतलब है उस गुण को हम क्या बोलते हैं, तो उस गुण को हम बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है वो होता है आपका क्या, तन्यता, यानी कि तन्यता। यानी एक होता है आपका पीट करके, यानी उसको क्या कर देना, फैला देना, जिसको हम बोलते हैं क्या, तो आघात वर्णीय, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। और एक होता है यानी कि पीट करके पतले तार में कन्वर्ट करना, जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, जिसका हिंदी नाम होता है तन्यता। यानी अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है आघात वर्णीय, बी है वाहकता, सी है प्रकृष्णन, और अगर हम बात करेंगे डी है तन्यता। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे तो वो क्या है, देखिए, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, उसे यहां पे आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है इमली का ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका एसिडिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा में सेट्रिक अम्ल। तो अगर हम बात करेंगे तो ये अगर हम बात करें सिरका में तो एसिडिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। संतरा की बात करेंगे तो ये सिट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करेंगे दही में तो दही में लैक्टिक एसिड होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करेंगे इमली में तो इमली में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है, इमली में होता है आपका कौन सा, तो इमली में होता है टर्टरिक एसिड की बात होती है इसमें। अगर हम बात करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल तो ये होता है किसमें, तो ये होता है आपके टोमेटो में। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये होता है कहां पे, तो ये होता है आपके टमाटर में, ये होता है कहां होता है आपका, ये टमाटर में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका, देखिए, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि एल्युमिनियम पे एक हम मोटी ऑक्साइड बना देते हैं किस चीज के लिए, तो वो एल्युमिनियम को क्या करता है, जो जंग वगैरह होता है उससे क्या करता है, उसको सुरक्षित प्रदान करता है, यानी सुरक्षा देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पहला है आपका गैल्वेनीकरण, है प्रतन्यता, तीसरा है आपका संक्षारण और चौथा है आपका एनोडाइजिंग। यानी कहने का मतलब है मोटी ऑक्साइड बढ़ाने की जरूरत को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग।
यानी इस केस में क्या होता है कि एल्युमिनियम पे एक मोटी लेयर चढ़ाते हैं जिससे उसकी मजबूती बढ़ जाती है और साथ जो है उससे क्या होता है कि उसमें जंग वगैरह या फिर किसी तरह का कोई अदर जलवाष्प वगैरह से वो क्या करता है, मतलब कि अभिक्रिया नहीं कर पाता है, यानी उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा, देखिए क्या है आपका, वे यौगिक जिनमें केवल एक द्विकार्बन कार्बन बंध होते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड होंगे यानी डबल बॉन्ड होंगे, तो ऐसे आपको ऑप्शंस को चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन है टेरपेंस, सेकंड ऑप्शन है डायंस, थर्ड ऑप्शन है ट्राई एल्काइन और फोर्थ ऑप्शन है डाई अल्काइन। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड की, तो कार्बन डबल बॉन्ड किसमें होगा, आपका डाइनेंस में होगा। अब अगर हम बात करेंगे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है डाई अल्काइन, तो देखिए आपका ये कार्बन के जो 3 समूह होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्काइन की बात करेंगे जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे भले ही डाई है लेकिन यहाँ पे अल्काइन है, तो यहाँ पे कार्बन तो 2 होंगे लेकिन इसके बीच में जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर हम बात करेंगे सी में ट्राई अल्काइन, तो यहाँ पे कार्बन 3 होंगे और इसके बीच में जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यानी कि ना तो ऑप्शन डी होगा ना ही ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है। तो अगर हम बात करेंगे आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में एक ग्रुप जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो ग्रुप होते हैं आपके 18, और अगर हम बात करेंगे पीरियड तो वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें चुनना है। तो अगर हम बात करेंगे नियन आर्गन, सोडियम बिल्कुल नहीं होगा, हीलियम, उसके बाद निकल मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं होगा, हीलियम निकल तो होगा मैग्नीशियम नहीं होगा उसमें। अगर हम बात करेंगे हीलियम, निकल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम आपका यहां नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे फोर्थ में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो देखिए ये आपका हेलिना करे, ये आपके सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को लेकर के, यानी कि 84 है, किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होती है। यानी आयतन बोले तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। तो ये जो नियम होते हैं उस नियम को हम क्या बोलते हैं, तो उस नियम को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। ये होता है आपका बॉयल्स लॉ। अगर हम बात करेंगे एवोगाड्रो नियम के बारे में, तो इसमें होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वॉल्यूम के। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम किसके, यानी कि टाइम के प्रोपोर्शनलिटी किस नियम को दिखाता है, तो ये दिखाता है चार्ल्स लॉ को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 को लेकर के। 85 क्या है, देखिए ये है सिट्रुलस लैनाटस डैश का वनस्पतिक नाम है, यानी कि सिट्रुलस लैनाटस जो है एक साइंटिफिक नेम है। तो ये किसका साइंटिफिक नेम है इसके बारे में बताना है। फर्स्ट है आपका सेब, बी है आपका तरबूज, सी है संतरा और डी है केला। तो अगर हम बात करेंगे सेटुलस लैनाटस, तो ये किसका होता है, तो ये होता है तरबूज का साइंटिफिक नेम होता है। किसका होता है, ये तरबूज का साइंटिफिक नेम। अगर हम बात करेंगे सेब का, तो सेब का होता है मेलियस डोमेस्टिका। अगर हम बात करेंगे संतरा का होता है आपका सिट्रस लेनिन। अगर हम बात करेंगे केला, बनाना का होता है, तो वो होता है आपका कौन सा, तो ये होता है आपका मूसा पाराडिसिका। तो ये होता है मूसा पाराडिसिका, होता है किसका, केला का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को लेकर के। अगर हम बात करें 86, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सी पोषक तत्व का प्रकार पोषक तत्व जोड़ी सही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा मिसिंग है, ये जो क्वेश्चन नंबर 86 है इसमें डाटा मिसिंग है, तो चलिए इसको हम चलते हैं स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को लेके देखते हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम डैश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। यानी कि पृथ्वी पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है
उसका कितना भाग जो है शैवाल जो है वो संश्लेषण करता है, शैवाल संश्लेषण करता है। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने भाग को, तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, सेकंड है आधा, थर्ड है 1/10 और फोर्थ है 1/3। तो अगर हम बात करेंगे शैवाल के बारे में, तो ये शैवाल जो होते हैं ना, ऑक्सीजन के लेवल या फिर ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे अनुपात को पृथ्वी पे बनाए रखने में शैवाल जो है ना बहुत ही बड़ा काम करता है। शैवाल जो है ना ये ऑक्सीजन के 50% को, यानी कि जितने भी यहाँ पे धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड के 50% अमाउंट्स को क्या करता है, संश्लेषण में यूज कर लेता है। ठीक है, जिससे हमारे पृथ्वी पे, यानी कहने का मतलब है पृथ्वी पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, यानी कि जो संतुलन बना होना चाहिए वो संतुलन बनाए रखता है कौन, ये शैवाल। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 50% अमाउंट्स को जो है ये संश्लेषण में यूज कर लेता है कौन, तो ये शैवाल। तो अगर हम बात करेंगे आधा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका संश्लेषण कर लेता है ये शैवाल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 88 जो है आपका वो है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी-बेरी का लक्षण नहीं है। तो बेरी-बेरी एक रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है ना, हाथ पैर में सूजन वगैरह, हाथ पैर में दर्द हो जाते हैं, यानी आंख जो है आपका अपने आप बंद होने लगते हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती है आंख में। अगर हम बात करेंगे बोलने में कठिनाई होती है, ये सब इसके लक्षण है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, धीरे धीरे घाव भरना, आंखें में अनैच्छिक गति, फोर्थ है आपका अंगों में दर्द, और सी नंबर है आपका बोलने में कठिनाई। तो अगर हम बात करेंगे बी, सी और डी, ये तो इसके क्या है, लक्षण है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ए, धीरे धीरे घाव भरना, तो ये इसके लक्षण नहीं होते हैं। धीरे धीरे घाव भरना किसके लक्षण है, तो ये डायबिटीज वगैरह को दिखाता है, डायबिटीज के क्या है ये लक्षण है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 89 जो है आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है मनुष्य में खराब दृष्टि की समस्या, यानी कि खराब दृष्टि की समस्या की कमी की वजह से, डैश की कमी की वजह से हो सकती है। यानी खराब दृष्टि यानी देखने में प्रॉब्लम होती है, विटामिन की किस कमी की कमी से होता है, तो लॉस से, विटामिन ए या फिर आयोडीन या फिर विटामिन डी। तो अगर हम बात करेंगे खराब जो दृष्टि है ये जो होती है वो किस कारण से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है आपका, mRNA से जुड़ी राइबोसोम्स के समूह को डैश कहा जाता है। राइबोसोम्स जो होता है ना वो प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है हमारे बॉडी में। तो देखते हैं ये mRNA के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसोम्स, पॉलीमर या फिर मोनोमर। तो अगर हम बात करेंगे राइबोसोम्स के जो समूह होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स, ठीक है ना। तो ये होते हैं पॉलीसोम्स, राइबोसोम्स के समूह को। पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो ये जो अमीनो एसिड के जो समूह होते हैं उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीमर क्या है, तो अगर हम बात करेंगे ये जो आपके सेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, उसके जो समूह होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और मोनोमर क्या होते हैं, तो ये होते हैं क्या, तो आपके जो मोनोसेकेराइड होते हैं इसके समूह को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, तो कर्णपटल यानी कान के पर्दे के दृश्य जांच के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है फोनोग्राफ, सेकंड है पॉलीग्राफ, थर्ड है ऑटोस्कोप और फोर्थ है ऑप्टोमीटर। तो अगर हम बात करें कान के पर्दे की जांच के लिए तो ऑप्शन नंबर जो सी है ऑटोस्कोप, इसकी यूज यानी इसका यूज करते हैं कान के पर्दे को जांचने के लिए। अब हम बात करेंगे फोनोग्राफ, तो फोनोग्राफ क्या आते हैं, तो ये साउंड को रिकॉर्ड करने का काम करती है, यानी साउंड को रिकॉर्ड करती है किसकी, तो अगर हम बात करेंगे जब कोई प्रेग्नेंट महिला का बच्चे की साउंड की आवाज जो रिकॉर्ड करते हैं इसी फोनोग्राफ से करते हैं। पॉलीग्राफ की बात करते हैं तो ये पॉलीग्राफ अगर हम बात करेंगे तो पॉलीग्राफ का यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, या फिर अगर हम बात करेंगे हमारे बॉडी में जो प्रेशर्स वगैरह होते हैं उसको मापने के लिए, तो इस पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑप्टोमीटर, तो ऑप्टोमीटर होता है जो आंख में, जो आपके आंख में जो उत्तल लेंस है उस लेंस की जो कन्वर्जन होती है उस कन्वर्जन के पावर को मापने के लिए इस ऑप्टोमीटर का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन 91 का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, देखिए बल्बों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली नसों को डैश कहा जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है प्रनिगत सिरा, सेकंड है वेरिकास सिरा, थर्ड ऑप्शन है गहरी सिरा और फोर्थ ऑप्शन है पृष्ठस्थ सिरा। तो अगर हम बात करेंगे ये जो सूजी नीली नसों होती है उस सूजी नीली नसों को हम क्या बोलते हैं, वेरिकास सिरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं ये सूजी नीली नस होता क्या है। तो जब कभी भी मान के चलते हैं हमारे नसों में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी ब्लड जम जाता है, तो जमने के कारण क्या हो जाती है, वो ब्लड यानी कहने का मतलब है वो जो आपका नस होता है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, और वही जो टेढ़ा नस हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिकास सिरा बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। 93 क्या है आपका, देखिए 93 है मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होते हैं। तो थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे तो जो इसका शेप होता है वो बिल्कुल एच शेप होता है। कैसा शेप होता है इसका, एच शेप, इस तरीके से एच शेप होता है, ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि। तो इस पे पैराथायराइड कितने होते हैं, तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो ये जो आपके बात करेंगे यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आपके क्या होते हैं, पैराथायराइड्स होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे 93 का तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 को लेकर के। तो 94 क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवन करता है जो हमारे शरीर के रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो अगर हम बात करेंगे HCl, तो HCl कहां होते हैं, तो ये हमारे पेट में होते हैं, अमाशय में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, HCl कहां पाए जाते हैं, तो हमारे पेट में यानी अमाशय में होते हैं, और जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मारने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 को लेकर के। 95 क्या है, देखिए अब यहां से मैथ्स का पोर्शन शुरू होगा, साइंस का पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 94 तक ही था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, पहला क्वेश्चन मैथ्स का, निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पे क्रमशः 3 और 4 शेष बचे। ठीक है ना, तो वो हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। बड़ी से बड़ी संख्या जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप HCF की बात करोगे, और छोटी संख्या जब कभी पूछा जाए तो आप LCM की बात करोगे। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप मौसों के नाम से जानते हैं, और अगर हम बात करेंगे छोटी संख्या जब कभी पूछा जाए तो आप LCM की बात करोगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें पूछा जा रहा है जिसका शेष कितना, 3 और 4 बचे। ठीक है, तो अगर इस तरह का से क्वेश्चन हो तो देखिए फर्स्ट संख्या 72 है, तो 72 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये 69 हो जाएगा। फिर सेकंड संख्या है 119, तो 119 में से 4 को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा 115। अब क्या करना आप इसका और इसका क्या करना, मौसा यानी कि आप HCF निकाल लेना। जब इसका और इसका अगर HCF निकालोगे तो HCF आपका जो आने वाला है वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका कितना, तो वो आएगा 23। ठीक है, और यही 23 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, देखिए 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा करती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि एक काम है जिसको 20 महिला 15 दिन में करती है और 16 पुरुष मात्र 15 दिन में कर लेता है। तो एक पुरुष और एक महिला के कार्य कुशलता के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे 20 महिला है, 20 फीमेल है, 20 फीमेल जो है एक काम को 15 दिन में कर लेती है, यानी कि एक फीमेल की बात करेंगे तो 15/20। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 16 मेल जो है उसी काम को 15 दिन में कर लेती है, यानी कि एक मेल की बात करेंगे तो वो 15/16। अब देखिए हमें इसी का यानी कि एक महिला और एक पुरुष का अनुपात हमें बताना है। तो एक महिला की बात करेंगे तो एक महिला के लिए हम लिखेंगे 15/16 और इसके लिए लिखेंगे 15/20। तो 15 से 15 चला गया आपका। ये अगर हम बात करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी कि ये जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 4:5 का। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे ABCFD तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, दो संख्याओं का योग 205 है,
यदि इसमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिमाणी संख्या बराबर होती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, आपका दो संख्या का सम 105 है। तो अगर हम एक संख्या को x बोल दे तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका 205 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, पहली संख्या में से 5% कम कर दिया जाए, यानी 5% कम। यदि देखिए इस चीज को अगर मान के चलते हैं कहीं पे परसेंटेज कम की बात करते हैं ना, तो उस केस में हम ये करते हैं कि 5% कम। तो अगर हम बात करेंगे इसका, अगर निकालेंगे 5% तो वो हो जाएगा 1/20। अब हमें कम करना है तो आप क्या कर लेना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा 19/20, यानी कि जो फर्स्ट संख्या हो जाएगा आपका वो 19/20 हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर हम बात करेंगे 19x/20 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में बोला गया है कि 10% बढ़ाने की बात की गई है। तो 10% बढ़ाना यानी कहने का मतलब है कितना, तो इसका भी अगर आप निकालोगे परसेंटेज तो वो हो जाएगा 1/10। यहां पे क्या हो रही है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि बढ़ाने की बात, तो यहां पे आप क्या करना, ऐड कर लेना। घटाने की बात में घटा लेना और बढ़ाने की बात में आप बढ़ा लेना। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया 11/10। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो परमाणु संख्या हमें मिला 19x/20 और दूसरा परमाणु संख्या कितना मिला हमें, तो वो मिला है 205 माइनस x का 11/10। ठीक है, ये मिला आपको। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 19x/2 और ये हो जाएगा 205 माइनस x इंटू 11। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू निकलेगी और वो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो जो x की वैल्यू होगी वो आपका 105 होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा। तो ये था अगर हम बात करेंगे 97 का आंसर, तो वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है आपका, देखिए साधारण ब्याज पे किसकी बात हो रही है, साधारण ब्याज। ठीक है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर हमें निकालना है। तो 2 वर्ष में इतना है, यानी कि 2 ईयर में जो है वो 1250 है और 5 ईयर में जो है वो कितना है 2000 है, यानी कि 2 ईयर में इतना और 5 ईयर में हो गया है कितना 2000। यानी कि अगर हम बात करेंगे इसके बीच में जो 3 ईयर का गैप है उसके, यानी कि जो अमाउंट्स में जो अंतर होगा वो क्या होगा, तो वो जो अमाउंट्स का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। यानी कि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में है 2000, यानी कि जो 3 वर्ष में जो हमें हमारा बढ़ा है अमाउंट वो क्या बढ़ा है, तो इंटरेस्ट ही तो इंक्रीज हुआ है ना। तो इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट यहां से अगर हम बात करेंगे तो 750 हो जाएगा 2 वर्ष का इंटरेस्ट। यानी 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना, 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा वो 750 होगा, यानी 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 250। अब देखिए 1 वर्ष का इंटरेस्ट हमें पता चल गया और 2 वर्ष का हमें जो है टोटल अमाउंट पता है, तो हम क्या 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 2 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 2 वर्ष का इंटरेस्ट हमें 500 रुपया पता है, तो अब यहां से जो है हम लोग ब्याज की दर को निकालते हैं। तो चलिए यहां से हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहां से जो आपका SI होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कोई दिक्कत यहां तक में। अब देखिए अगर हम बात करेंगे यहां से तो ये है आपका 500, ये है आपका 500, ये हो गया प्रिंसिपल पता नहीं, रेट पता नहीं और टाइम हमें पता है कितना 3। और यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से देखिए तो ये आपका 500 हो गया, 5000 हो गया और यहां से प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया आपका निकालना है और ये 3। अब देखिए अगर हम बात करेंगे तो 2 वर्ष का इंटरेस्ट है 500 रुपया और 2 वर्ष में अमाउंट हो जाती है इतना, यानी 1250। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 1250 माइनस 500 होगा या नहीं होगा, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 750 हो जाएगा प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल आपको पता चल गया 750 और ये है आपका 3 ईयर और रेट आपको निकालना है। तो क्या हम रेट इज इक्वल्स टू 5 पे 00 और ये हो जाएगा आपका
कितना 5 या 15 और 7 या 21 2 22, यानी इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यहां से जो है रेट मिल जाएगा, और रेट जो आपको मिलेगा वो रेट मिलेगा 33.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 को लेकर के। 99 क्या है, देखिए यहां से 99 है कि विष्णु अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए, वे रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत जो है 8 रन वृद्धि हो गई और नया औसत 28 हो गया, तो x की मान ज्ञात करें। तो अब देखिए यहां पे 10वीं पारी में x रन बनाया, हमें नहीं पता कितना रन बनाया, लेकिन इतना पता है कि 10वीं पारी में जो x रन बनाया उससे औसत कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कि 10वीं पारी का औसत यानी 8-10 जो है वो 28 है हमारे पास। ठीक है, 10वीं पारी का एवरेज। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 9वीं पारी, तो 9वीं पारी कितना हो जाएगा बताओ जरा सा आप। 9वीं पारी की बात करेंगे तो वो होगा आपका कितना, तो वो हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा आपका 10वीं पारी। ठीक है, जो कि आपका 28 है। तो अगर हम बात करेंगे यहां से, अरे ये क्या हो गया सर, अब देखिए अब चलिए हम बात करते हैं 9वीं पारी। ठीक है, अब 9वीं पारी में एक्स रन बनाया गया, यानी कि 10वीं पारी में एक्स रन बनाया गया, तो एवरेज कितना हो गया 28 हो गया, इतना तो मुझे पता है। अब अगर हम बात करेंगे यही जो 9वीं पारी है, इस 9वीं पारी में अगर हम 8 को ऐड कर दे, यानी कि 8 को ऐड कर दे, तो क्या ये हमारे 10वीं पारी के इक्वल होगा या नहीं होगा। यहां से देखो क्या है आपका, यानी प्रति पारी जो है वो 8 रन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कि प्रति पारी एवरेज जो है 8 इंक्रीज कर जा रहा है। तो 9वीं पारी का एवरेज प्लस 10वीं पारी में भी 8 एवरेज क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने से हमारा जो 10वीं पारी का एवरेज है वो A10 के इक्वल हो जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे A9 प्लस 8 इज इक्वल टू A10, कितना हो गया 10वीं पारी का एवरेज 28, यानी कि A9 जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहां से, यानी कि 9वें पारी तक का एवरेज है 20 और 10वें पारी का एवरेज है 28। तो क्या हमें x की वैल्यू यानी कितना रन ऐड हुआ है, इस x को निकालने के लिए हम 10वीं पारी यानी बोले तो 28, यानी कि 28 इंटू 10 यानी टोटल रन 10वीं पारी का, माइनस 9वीं पारी यानी कि 20 और उसके पारी की 9 यानी कि ये 9वीं पारी का टोटल रन। तो अगर हम बात करेंगे ये 280 और ये आपका 180, यानी अगर हम बात करेंगे तो 100, यानी कि 100 रन जो है वो 10वीं पारी के लिए बनाया होगा, जिस कारण से जो औसत कितना हो गया 28 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 15% की कमी की जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या को 5x मान के चलते हैं और दूसरी संख्या को 8x मान के चलते हैं। अब है 40% की बढ़ाई जा रही है, यानी 40% बढ़ाना, यानी कहने का मतलब है कितना, तो ये यानी कि 2/5, यानी बढ़ाने की बात यानी कि 7/5, यानी ये हो जाएगा 7/5। अब क्या है कि यहाँ पे दूसरी संख्या में 15% की कमी, तो 15% यानी कि 15/100 यानी कि 3/, ये हो जाएगा आपका 3/20, यानी कि अगर हम बात करें कमी की जाए यानी कि 17/20, यानी कि ये हो गया आपका 17/20। अब इसका रेशियो हमें पूछा जा रहा है, तो देखिए यहां से x से x चला जाएगा, 5 से 5 गया, यानी कि 7:2, ये हो गया कितना आपका, ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 34/5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 35:34, यानी कि 35:34 किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक्चुअली में ये जो आपको 44 दिख रहा है, ये क्या होगा आपका 34 होगा, यानी 35:34, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए थैंक यू।